नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर और बढ़ते हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये है ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड, मतलब शादी वाली वेबसाइट्स पर जो धोखाधड़ी हो रही है। हमारे पास एक लेख है, खासतौर पर विशाखापट्टनम में जो मामले सामने आए हैं उनको लेकर। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ लोग खुद को एनआरआई दूल्हा बताकर महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। इस लेख में जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब 10 से ज्यादा महिलाओं से कुल मिलाकर 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। 20 लाख काफी बड़ी रकम है ये। तो एक केस देखते हैं जरा। गाजुआका की एक महिला है 40 साल की। वो एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक आदमी से मिली। उसने बताया कि वो विदेश में रहता है, बड़ा बिजनेस है उसका। कुछ हफ्ते बातचीत चली, फिर शादी का वादा भी कर लिया। और फिर उसने कहा कि उसने कुछ बहुत महंगे तोहफे भेजे हैं, सोना, गहने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऐसी चीजें। लेकिन वो तोहफे कभी पहुंचे ही नहीं उन तक। बल्कि हुआ ये कि महिला को कुछ फोन कॉल्स आने लगे। फोन करने वालों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया। कोई बोला मैं सेंट्रल अथॉरिटी से हूं और कहा कि आपके नाम पर जो पैकेज आया है वो कस्टम में फंस गया है, उसे छुड़ाने के लिए फीस भरनी पड़ेगी। और फीस भी कोई छोटी मोटी नहीं, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मांगे गए। हाँ, और ये टिपिकल तरीका है इनका। पहले तोहफे का लालच देना और महिला ने भरोसा करके पैसे भेज भी दिए। और यहीं गड़बड़ हो जाती है। हाँ, और पैसों की मांग रुकी नहीं, वो और पैसे मांगने लगे। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है जो इन मामलों में साफ नजर आता है। पहले विश्वास जीतना, मतलब बातचीत करके, वादे करके, फिर महंगे तोहफों का जिक्र आता है, एक तरह का लालच दिया जाता है। और फिर अचानक कोई सरकारी दिखने वाली अड़चन बताई जाती है, जैसे कस्टम वाली बात, और फिर शुरू होती है पैसों की मांग। ये सिर्फ पैसों की ठगी नहीं है, मतलब ये भावनाओं का भी शोषण है। सही कहा, ये इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। एक और मामला भी है ऐसा ही। शहर की ही एक विधवा महिला, उन्होंने इसी तरह के झांसे में आकर 5 लाख रुपए गंवा दिए। 5 लाख? हाँ, कहानी वही थी। होने वाले पति ने विदेश से महंगे तोहफे भेजे हैं, कस्टम में अटक गए, छुड़ाने के लिए पैसे जमा करें। और जरा सोचिए, पुलिस जो बता रही है वो और भी परेशान करने वाला है। पीड़ितों ने सिर्फ अपनी सेविंग्स ही नहीं गंवाई, कई मामलों में तो उन्होंने कर्ज लिया है, दोस्तों से उधार मांगा है। सिर्फ उन धोखेबाजों की मांगे पूरी करने के लिए? जी, और ये तो वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कितने लोग तो शायद शर्म के मारे या समाज क्या कहेगा इस डर से चुप रह जाते होंगे। हाँ, ये भी एक पहलू है। अच्छा, पुलिस ने कुछ चेतावनी भी दी है इसके बारे में? हाँ, पुलिस लगातार आगाह कर रही है। उनका कहना है कि ये फ्रॉड करने वाले लोग बहुत आकर्षक प्रोफाइल बनाते हैं। अच्छी नौकरी, विदेश में सेटलमेंट, ऐसी बातें जिनसे लोग जल्दी इंप्रेस हो जाए। फिर वो बहुत जल्दी भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ गया है, वो कोई ना कोई झूठी कहानी गढ़ देते हैं। या तो कोई अपनी मजबूरी बता देंगे, या फिर यही तोहफे वाली बात। और फिर पैसे मांगना शुरू। हाँ, मतलब सीधे सीधे भावनाओं से खेलते हैं ये लोग। बिल्कुल, इसीलिए अथॉरिटीज बार बार कहती हैं कि पहचान वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। किसी भी अजनबी पर जिससे आप सिर्फ ऑनलाइन मिले हों, आंख बंद करके भरोसा ना करें, खासकर पैसों के मामले में। सही बात है। और अगर कोई अचानक पैसे मांगे तो शक करना लाजमी है, चाहे वजह कितनी भी जेन्युइन लगे। और ये कस्टम वाली बात? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना कि असली कस्टम अधिकारी कभी भी ऐसे पर्सनल फोन करके पैसे नहीं मांगते किसी पैकेज को रिलीज करने के लिए। उनकी एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है, वो हमेशा आधिकारिक चैनल से ही संपर्क करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये एक पूरा जाल बिछाया जाता है। पहले शादी का वादा, इमोशनल कलेक्शन, और फिर कस्टम ड्यूटी जैसी कोई नकली पर सुनने में लॉजिकल लगने वाली प्रॉब्लम बताकर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। जी, और लोग अक्सर या तो भावनाओं में बहकर या फिर घबराहट में पैसे दे देते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि कैसे ये एनआरआई दूल्हों के नकली प्रोफाइल और फर्जी कस्टम कॉल्स का इस्तेमाल हो रहा है। महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सतर्कता और वेरिफिकेशन, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। मतलब ठीक है, व्यक्तिगत सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, लेकिन क्या हम सिस्टम के स्तर पर कुछ और कर सकते हैं? क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पुलिस और समाज, क्या हम सब मिलकर कोई ऐसा बेहतर तरीका निकाल सकते हैं जिससे इस तरह के भावनात्मक और वित्तीय शोषण को होने से पहले ही पहचाना जा सके, रोका जा सके? ये वाकई एक अहम सवाल है और इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।